नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में अगले साल राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन तिथियों, स्थलों और खेल के आयोजनों के साथ ही राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से संबंधित सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्य, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संतु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सीएम ने 2024 में अक्टूबर-नवंबर में 38वें राष्ट्रीय खेलों और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलरमोज में निर्धारित आयोजन स्थलों पर खेलों के आयोजन पर सहमति जताते हुए इस आयोजन को भव्यता और गरिमा के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी में गंगा आरती और जल लाने के लिए पहुंच रहे कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हरिद्वार एसएसपी भी मौजूद रहे। अपने ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होते देख कांवड़ियों की खुशियों का ठिकाना नहीं था और सभी घाट हर हर महादेव, जय भोले के जयकारों से गूंज उठे। लाखों की संख्या में मौजूद कांवड़ियों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि कांवड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है और आगे भी ऐसे ही हमारे ऊपर पुष्पों की वर्षा होती रहे और हम हर साल मां गंगा का जल लेने आते रहेंगे। मैं खाटू श्याम जी से आया हूँ। नाथुराम कुमावत मेरा नाम है और यहाँ से गंगा मैया का पावन निर्मल जल लेकर हम यहाँ से आज रवाना है। हमारे ऊपर जो यहाँ आज पुष्पों की वर्षा हुई है, बहुत उसमें खुशी भी मिली है और हम आगे कामना करते हैं कि ऐसे ही जो यहाँ की गवर्नमेंट है बहुत अच्छे से यानी कि सहयोग करते रहे और भक्तों का मन उनके ऊपर बहुत बना रहेगा। अच्छा है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा काम करवाए, सुविधाएं बनाए रखे, अच्छे से हमारा ये कांवड़ यात्रा सफल होती है ना, तो सबको आनंद पूर्वक बहुत आनंद मिलता है। बहुत अच्छा लगा है, इस दिल खुश हो गया है और ऐसी हर साल होनी चाहिए। सारे कांवड़िया खुश हो जाएंगे और हौसला बहुत बढ़ता है इससे। क्या कहेंगे सरकार और प्रशासन को? बहुत अच्छी व्यवस्था थी सबकी, पुलिस वालों की व्यवस्था अच्छी है, प्यार से बात कर रहे हैं, व्यवस्था सारी संभाल रखी है, कोई दुर्घटना नहीं हो रही है। दुर्घटना अगर होती है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है उसमें, इसलिए बहुत बढ़िया लगा मेरे को। बहुत था, आपने देखा ही होगा कि इतना उत्साह कितना था, सारे नाच रहे थे, झूम रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे, आप देख सकते थे। आप हो गए यहाँ पे तो आपने देखा होगा कितना अच्छा लगा है। तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई है। ऐसी हर साल हो तो मैं हर साल आऊँ, हर साल क्या, जब तक जिंदा हूँ तब तक आऊँगा मैं। ऐसी वर्षा होनी चाहिए। महोदय के निर्देश पे आज ये पुष्प वर्षा चॉपर के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हो रही है। पहले फेज में नासन की तरफ से पुष्पों की वर्षा करते हुए आएंगे, फिर दूसरे फेज में हर की पैड़ी के ऊपर ये अपना पुष्प वर्षा करेंगे। इसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा है। देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट टूरिज्म पे डिपेंडेंट अपना एक प्रदेश है, जिसकी वजह से हमें रोजगार भी मिलता है और धार्मिक तीर्थाटन हमारा एक मेन आय का और लोगों को एक गॉड्स का एक मान के चलो आशीर्वाद देने का एक माध्यम है। तो इसीलिए इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, धार्मिक तीर्थाटन को प्रमोट करने के लिए, कांवड़ यात्रा को प्रमोट करने के लिए इस बार जैसा कि एक्सपेक्टेड है मिनिमम 5 करोड़ लोग श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे। तो अगर हम धीरे धीरे ऐसा ही प्रमोशन करते रहेंगे तभी जाके हमारे वहाँ धार्मिक तीर्थाटन को प्रमोशन मिलेगा और हमारी ख्याति भी अपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ेगी। तो इसी कार्यक्रम के तहत आज ये पुष्प वर्षा हो रही है और शाम तक दूसरा और हो जाएगा।
प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर 6.43 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम और डिजिटल मेमोग्राफी सिस्टम का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने स्थापित की गई सभी मशीनों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मशीनों के माध्यम से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया। आगे उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मेडिकल कॉलेज में 13 करोड़ रुपए की लागत से MRI की सुविधा का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिससे पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा के लोगों को MRI के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से रन हो गया है। बड़ी बात यह है कि अब पिथौरागढ़ 1, बागेश्वर 2 और अल्मोड़ा जिला, ये जो 3 जिले के लोग MRI करने के लिए हल्द्वानी जाते थे, अब लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से अब MRI यहाँ पे लग चुकी है और बहुत जल्दी हम इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हल्द्वानी में 12,000 रुपये में MRI होता है और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत में गरीब लोगों के लिए निःशुल्क जो है MRI सुविधा हो जाएगी। दूसरा, आज हमने 3 चीजों का यहाँ पे उद्घाटन किया है। IDPL के निवासियों को बेघर होने से बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया और वो सामने आए हैं। हरीश रावत ने प्रदेश की मौजूदा सरकार को साफ किया है, प्रशासन की अगर जोर जबरदस्ती से ये आवास खाली कराने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहले वह पुलिस की लाठी खाने के लिए आगे खड़े मिलेंगे। हरीश रावत का कहना है कि सरकार को इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि जनता ने ही सरकार को चुना है और राजा का फर्ज बनता है कि वह अपनी प्रजा का हर तरीके से ख्याल रखे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत IDPL में उन लोगों के बीच पहुंचे जो अपने आवास से बचवाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। आप ही के नागरिक हैं, आप ही के लोग हैं, इसका समाधान आप ही को निकालना है और आप जो समाधान निकालेंगे इनके साथ मिल बैठ करके वो समाधान का सब लोग आदर करेंगे। लेकिन मैंने ये साफ कहा कि इनको उजाड़ना जो है कोई समाधान नहीं। राव जी, आपने एक चीज और भी, और मैं अभी कल परसों मैंने श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से भी बात की थी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ के माननीय सांसद रमेश चंद्र पोखरियाल जी से भी मेरी बात हो जाए। देखिए, ये इस मामले में जो मैंने बात डीन से की थी, एक आध और अधिकारी से की थी, उन्होंने स्पष्ट न कह करके कुछ अपनी जीभ मोड़ करके जो कुछ कहा, अब इतने सालों के अनुभव के बाद मैं समझ जाता हूं कि कुछ चीजें उनकी सीमा से बाहर है और उनसे जब तक ये कहा जाता रहेगा आगे बढ़ो, किसी कीमत पर खाली कराओ, तब तक वो आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे उनसे कहा जाएगा लौटो तो आधा तोड़ा हुआ भी होगा तो वैसे ही। वहीं उत्तराखंड में 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल खुल गए हैं और पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन प्रदेश में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कई स्कूलों में बिल्डिंग की हालात बद से बदतर हैं, जिनकी मरम्मत के लिए अधिकारी पिछले 3 महीनों से सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। मानसून की शुरुआत में ही पूरे प्रदेश में जगह जगह जलभराव जैसी समस्या है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में खतरा उन बच्चों पर भी मंडरा रहा है जो पढ़ने के लिए जर्जर हालात में बड़ी बिल्डिंगों में बैठने को मजबूर है। हालांकि पिछले 2-3 महीनों से अधिकारियों ने 500 ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया है जहां मरम्मत की जानी है। शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी का कहना है कि प्रदेश में 16,500 स्कूल हैं जिनके अलग अलग कैटेगरी में जिनको बांटा गया है और इसी सूची में भी और C कैटेगरी वाले 400 स्कूलों में मरम्मत का काम किया जाना है। उसमें मुख्य सचिव महोदय ने पहली बैठक लिया था और उसमें उनके निर्देश हैं कि जो
करियर काउंसलिंग के संबंध में बच्चों को जानकारी दे। एक तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके संबंध में, दूसरा वो किस दिशा में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक तो उनकी काउंसलिंग करनी, दूसरा एक परीक्षा लेकर के हमें उनकी दिशा भी देखनी है कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। तो उस तरह का उनको करियर काउंसलिंग के माध्यम से जानकारी देंगे ताकि वो सही विषय का चयन कर सकें। देखिए, ऐसे हमने जो हमारे स्कूल हैं 16,500 सबका ABCD हमने कैटेगराइजेशन कराया है। इसमें C और D ऐसे हैं जिसमें C में थोड़ा मरम्मत की जरूरत है, D की बृहद मरम्मत या पुनर्निर्माण की जरूरत है। ऐसे हमने लगभग 500 विद्यालय चिन्हित किए हैं और उसका हमने DPR बना लिया है, उनकी मरम्मत की कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक क्षतिग्रस्त भवनों में पढ़ाई की बात है, तो ऐसे जो कक्ष हैं उसमें मना किया हुआ है। एक ही स्कूल की जो अच्छी बिल्डिंग है सारे बच्चे उसमें बैठेंगे। ICDS की है, वो ICDS की है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के बुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 25-25 हजार के 2 फरार इनामी अपराधियों को 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। बुलभट्टा पुलिस के अनुसार पिछले 12 अप्रैल को चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 कार को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन कार सवार तस्करों ने पुलिस टीम पर कार चढ़ाते हुए एक पुलिसकर्मी समेत एक बाइक सवार को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया है, जबकि 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। तलाशी के दौरान पुलिस ने पकड़े गए दोनों वाहनों से करीब 8 क्विंटल प्रतिबंधित मांस बरामद किया था। पुलिस ने घटना में शामिल बरेली के शेरगढ़ निवासी यूनुस कुरैशी को बीते दिन गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार आरोपी यूसुफ को बुलभट्टा पुलिस ने आज दबोच लिया। नेतृत्व में शंकर फार्म के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी 2 संदिग्ध वाहन, एक वैगनार व इको कार को रोका गया जिसमें प्रतिबंधित मांस पाया गया था। तो उन्होंने पुलिस को टक्कर मारने की कोशिश करी, जिसमें महेंद्र सिपाही जो है उसको चोट लगी और ऐसो बुलभट्टा बाल बाल बच गए। इसमें 3 लोगों को हमने पहले गिरफ्तार कर लिया था। ये यूसुफ जो है ये फरार चल रहा था। इसको कल उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जिससे पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वहीं श्यामपुर स्थित दून ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के 11 शिक्षकों ने निदेशक पर दुर्व्यवहार, गाली गलौज और नौकरी से निकाले जाने के धमकी दिए जाने के मामले में एसडीएम को शिकायत की है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर निदेशक पर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि 3 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर कॉलेज परिसर में शिक्षकों ने आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है और ज्ञापन में लिखित दिया है। शिक्षकों का आरोप है कि निदेशक उन पर लगातार नौकरी करने के लिए एडमिशन लाने का दबाव बना रहे हैं और इसी के साथ ही टेलीकॉलिंग के तहत लोगों से संपर्क कर एडमिशन की व्यवस्था करने के लिए भी कह रहे हैं। मना करने पर निदेशक उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। समय समय पर गाली गलौज करने से भी पीछे नहीं हट रहे। जो कि शिक्षक छात्रावास में रहते हैं, निदेशक उन्हें निकाले जाने की धमकी भी दे रहे हैं। साथ ही शिक्षकों को 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी है। मेरा नाम राजेश भंडारी है और मैं दून इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल में फैकल्टी हूँ। हमारी समस्या ये है कि हमारे जो कॉलेज के डायरेक्टर सर हैं उन्होंने क्या करा है, बिना बताए, बिना नोटिस के सारी कम से कम 10 से 15 फैकल्टियों को क्या करा है, एक बिना नोटिस दिए घर भेज दिया और बोला है कि आपको 5-5 एडमिशन कराने हैं और तभी आपकी जून जुलाई की सैलरी आएगी। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग हम उनके पास भी गए तो उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया हमें। कल फिर हमारी जो फीमेल फैकल्टी थी उनको हॉस्टल से फोन करके बोला है कि आप हॉस्टल तुरंत खाली कर दो और हमारी पंचिंग भी हटा दिए। ठीक, इसी के रिगार्डिंग हम एसडीएम साहब को अपना ज्ञापन सौंपने आए थे। ये बोला गया है कि आप तुरंत यहाँ से हॉस्टल खाली कर दो, हमारे 2 फीमेल फैकल्टी है, 2 मेल फैकल्टी है और बिना नोटिस के उनको बोला है कि घर जाओ। और हम वो जो फैकल्टी है दूर दूर की है, तो वो इस बरसात के मौसम में कैसे घर जाएंगे। भैया मेरा नाम विनीत कुमार है, मैं दून इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी श्यामपुर ऋषिकेश में कार्यरत हूँ और हम यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में आए हैं ज्ञापन सौंपने डायरेक्टर के खिलाफ, जिसमें हमने अपनी मांग ये की है कि उनके द्वारा हमें जो शोषण किया गया है और जो हमें बोला गया है कि एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि अगर आप एडमिशन कराते हो कॉलेज में तभी आपकी जॉब पक्की होगी और तभी आपको जुलाई अगस्त की सैलरी मिलेगी।
उधर हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ियों के लिए शंकराचार्य चौक पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया है, जिसमें कांवड़िया अपनी यात्रा के दौरान बिताए हुए पलों को कैद कर सकें और जब कांवड़ियों की यात्रा पूर्ण हो जाए तो अपनी सेल्फी पॉइंट पर लगा दी जाए। फोटो को देखकर अपनी यादों को ताजा किया जाए। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि लाखों की संख्या में कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हर की पौड़ी से अपने अपने नगरों की ओर कांवड़िया जाते हैं और उनके लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है। इसलिए हरिद्वार पुलिस की तरफ से कांवड़ पटरी पर एक का सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिससे कांवड़िया अपनी यादों को साथ में सहेज कर ले जा सके। प्रदेश से इतने श्रद्धालु यहाँ पर कांवड़े आ रहे हैं जो लाखों की संख्या में है और वो एक के लिए एक बहुत हर्ष का पल होता है जब वो कांवड़ लेके जल लेके यहाँ से जाते हैं अपने अपने राज्यों को, अपने अपने गाँव को। तो एक हरिद्वार पुलिस की तरफ से एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया छोटा सा, जहाँ पर ये पैदल कांवड़िए जा रहे हैं जो अपनी और यादों को सजो के लेके जाएं, जिससे वो कभी देखते हैं तो उनको लगेगा कि हरिद्वार पुलिस उनका स्वागत भी किया था और उन्हें यहाँ फोटोग्राफ कराई थी। तो ये उनके इस यात्रा में एक छोटा सा जुड़ाव के रूप में किया गया है जो उनके यादगार रहे। जो और देख रहे हैं आप यहाँ पर जिस तरह से लोग सेल्फी हमारे कांवड़ बंधु करवा रहे हैं, वो एक उनके लिए यादगार रहेगा और हमारे लिए भी हर्ष का विषय कि हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। उधम सिंह नगर में मौसम की पहली बारिश ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। जहां एक और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, तो अब मैदानी इलाकों में भी बारिश ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि जनपद के कई इलाकों में पानी भर गया है। खेत खलियान हो या फिर नदी नाले, सभी जगह जलमग्न नजर आ रही हैं। साथ ही लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में सुबह से बारिश हो रही है। पहले बारिश से कई जगह पर पानी भर गया है और उनके घरों में भी पानी घुस चुका है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई भी सुध नहीं ली है। तमाम यहाँ पे लाला पूरन सिंह है और यहाँ पे यासीन जी हैं, इदरीस भाई हैं, तमाम लोग हैं। किसी तरीके की आज तक कोई ऐसी समस्या नहीं जितना पानी आज यहाँ पर सुल्तानपुर पट्टी में पानी हुआ है और इतना नुकसान नहीं हुआ हमारे दुकानदारों का। बर्तन की दुकानें इनकी परचून की दुकानें, अनाज तक इनका बह गया सारा। मेरे खुद घर में, मैं मोहम्मद रफी इसी मोहल्ले का निवासी हूँ, मेरे खुद घर में पानी भर गया 4-4 दिन पानी। नुकसान है जूती चप्पल की मेरी कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान है। सारा आप देख लो फोटो की है, सारा भीगा पड़ा, पूरी दुकान में पानी पानी आता। चप्पलें बैग कहाँ लो बचा है। क्या समस्या है जो पानी भरा है आपकी दुकान में? ये समस्या नाले की है, पानी नहीं जा रहा। पूरे गाँव का पानी, इधर का पानी, बाजार के अड्डे तक का पानी यहाँ ये होली चौराहे पर घुसता है। छोटा सा नाला कहाँ लो समस्या करें। कितनी ऊंची दुकान कराएं, कितना ऊंची बाउंड्री करें। बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा कि बीजेपी हर एक वक्त चुनावी मूड में रहती है। बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर कहा कि प्रदेश भर के नेता कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय कर रहे हैं और हाईकमान चुनाव के लिए किस नाम पर अपनी मुहर लगाती है। इसके साथ ही साथ बीजेपी की गठजोड़ की राजनीति या मिशन लोटस के सवाल के जवाब में भी दिलीप रावत ने कहा कि विपक्षी दलों के तमाम नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए ललाहित हैं और ऐसे में बेहतर बैकग्राउंड के नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है और मैं समझता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोगों की आशा में तो है कि हम भारी बहुमत से फिर लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और सारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी कुछ नहीं, देखिए, पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है तो पार्टी का विषय है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है और किस समीकरण तय बनाती है ये भी एक तात्कालिक समीकरण होते हैं। और निश्चित रूप से अगर पार्टी हमको अवसर देती है या किसी और को अवसर देती है तो कोई भी कार्यकर्ता अपनी कर्तव्य समझकर जो है उस ड्यूटी को पूरा करे। वहीं बीजेपी पूरे देश में इन दिनों महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। उत्तराखंड में भी बीजेपी प्रदेश संगठन की ओर से इस अभियान को चलाया जा रहा है। हालांकि इस बीच प्रदेश में जनसंपर्क अभियान की तारीख को बढ़ा दिया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को सियासी पहाड़ा याद करा रही है, मगर कार्यकर्ता पार्टी के सियासी पहाड़े को याद नहीं कर पा रहे हैं।
दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को कांग्रेस चरितार्थ कर रही है। कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है और यही वजह है कि बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर आम जनता के बीच में जा रही है और बीजेपी को आम जनमानस का अपार समर्थन मिल रहा है। देखिए, महाजनसंपर्क वाहन अभियान जो है चल रहा है और राज्य में आप देख रहे हैं अतिवृष्टि हो रही है। बारिश के कारण घर घर जाने के जो कार्यक्रम है उसमें अवरोध पैदा होता है। कार्यकर्ता सुबह और शाम को लोगों से जनसंपर्क करते हैं। महासंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर अपने केंद्र की सरकार की, राज्य की सरकार की योजनाओं के बारे में, पार्टी की गतिविधियों के बारे में लोगों के साथ साझा करते हैं, चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार पूरे देश के अंदर माहौल है। हिमाचल के चुनाव और कर्नाटक के चुनाव ने इस मामले में अपनी मोहर भी लगाई है और भारतीय जनता पार्टी अब महाजनसंपर्क अभियान के द्वारा जनता के बीच जा रही है। वो अपने कार्यकर्ताओं को सियासी पहाड़ा पढ़ाकर भेज रही है कि जनता को भी पहाड़ा सिखाना है, लेकिन जनता अब भारतीय जनता पार्टी के पहाड़े को नहीं सुन रही है, ना पढ़ रही है, ना जनता उनके महाजनसंपर्क अभियान में जुट रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अक्टूबर महीने में उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में उत्तराखंड कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर उनसे उत्तराखंड आने का आग्रह किया है और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए निमंत्रण दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी दी गई और आगामी रणनीति को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। पंडित जी, नेता जो बना रहे हैं, हम गए थे, हमने अपनी रिक्वेस्ट, अपना निवेदन उनको दिया है और रिटर्न में दिया है कि भाई उत्तराखंड का ये देवभूमि है, उत्तराखंड का अगर उसका दौरा बनता है तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और पार्टी के लिए भी उसका बड़ा फायदा हो सकता है। संभवतया मैं समझता हूँ कि अक्टूबर तक जब बरसात थोड़ा कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड का दौरा करेंगे और बद्रीनाथ केदारनाथ के भी दर्शन करेंगे। नेता जो बना रहे हैं, वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर और आसपास के क्षेत्र में बीते दिनों से हो रही बारिश के चलते आम जन अस्त व्यस्त हो चुका है। बीती रात से जसपुर में हो रही तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और कई जगह घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम, वैसे तो मौसम ही ऐसा है, बताया गया था मौसम विभाग द्वारा, मगर ये जो हमारी नगरपालिका है जसपुर की अपनी, इन्होंने अपने पहली बरसात में जल भराव हो गया है पूरे शहर के अंदर। लोगों का निकलना बढ़ना सारी चीजें बड़ी मुश्किल हो गई हैं। मगर ऐसा है, इसमें स्कूल के लिए जो बच्चे जाते हैं, एक अभी कल की बात है, यहाँ पर बरसात हो रही थी और बच्चा साइकिल से जा रहा था, वो गिर गया, उसके ड्रेस व्रेस और बैग सारा भीग गया था। वो जैसे तैसे करके उसको साफ सफाई करके उसको बेचारे को घर भेजा पुणे और वो ड्रेस बदल के फिर गया अपने स्कूल। और ये इस बरसात से ये पता चलता है कि हमारी जो नगरपालिका का साफ सफाई है वो ठीक ढंग से नहीं हुई है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।